नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। आज हम बात करेंगे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बारे में। प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, प्रचार भी शुरू हो गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे भाजपा और कांग्रेस जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी क्या तैयारी है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी। सर, सबसे पहले ये कि भाजपा की चुनाव को लेके क्या तैयारी है? देखिए, जब से ये चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे उससे पहले ही बीजेपी ने अपने जो प्रमुख नेता हैं जिनको चुनावी रणनीतिकार माना जाता है उनको केदारनाथ भेज दिया था। वो पिछले करीब 2 महीने से वहाँ कैंप किए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जितने भी कैडर के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे पार्टी के, उनको सबको समझाया कि ये चुनाव जो है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ के चुनाव में भाजपा हार चुकी है, एक बाई इलेक्शन हार मिली है उसमें। तो उससे सबक लेते हुए बीजेपी ने शुरुआत से ही अपनी तैयारी कर दी है और प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही बीजेपी ने अपने जितने भी जो संभावनाएं उनको लग रही थी कि जो चुनाव लड़ सकते हैं या वो बगावत कर सकते हैं या फिर वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों की, इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने उन जो टिकट के दावेदार थे उनको भी साधने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक कामयाब रही है। उसने पैनल में जो नाम दिए थे उन लोगों के नाम भी उसमें शामिल थे। उसमें आशा नौटियाल का नाम सामने आया। उसके बाद जो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो शैला रानी रावत है उनकी जो बेटी है वो भी टिकट की इच्छुक थी और कुलदीप रावत हैं जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उन्होंने काफी वोट लिए, करीब 10,000 के करीब वोट लिए थे। तो इन दो प्रत्याशियों की, तो दो दावेदारों की, टिकट के दावेदारों की, तो ये माना जा रहा था कि ये बगावत कर सकते हैं या ये चुनाव, ये टिकट, ये उम्मीदवारी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे की सारी जो धारणाएं थी ये बिल्कुल गलत साबित हुई और बीजेपी ने आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया और ये सब लोग आशा नौटियाल के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा आने वाले चुनाव में कि क्या ये जो समर्थक हैं इनके, जो जो टिकट के दावेदार थे, कुलदीप और जो उनकी जो बेटी है, शैला रानी रावत की बेटी है, क्या वो उनके समर्थक भी बीजेपी को वोट करेंगे? ये इम्पोर्टेंट बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी और काफी हद तक चुनाव जो है इस पर केंद्रित होता हुआ दिखाई देगा। सर, आपने आशा नौटियाल की बात की, तो भाजपा ने कई नाम अपने पैनल में भेजे थे, तो आशा नौटियाल को ही क्यों चुना? देखिए, आशा नौटियाल एक अनुभवी नेता है और मैं बता दूं कि केदारनाथ जो विधानसभा सीट है वहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कुछ ज्यादा है। तो अगर ये जो अभी तक के जो आंकड़े हैं, करीब 90,000 से अधिक वहाँ मतदाता हैं और 45,000 के करीब वहाँ महिलाएं हैं, वोटर हैं और 44,000 के करीब पुरुष मतदाता है। दूसरी बात यह है कि आशा नौटियाल 2002 और 2000 उसके बाद जो 2007 का चुनाव हुआ था उसमें वो विधायक चुनी गई थी। तो एक अनुभव उनके पास है, वो उनके पास एक मतलब वहाँ एक कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की एक टीम है और क्योंकि वो विधायक रही हैं तो उनको, उनका एक एक्सपोजर है, पूरा क्षेत्र जो है उनको जानता है। उनको ज्यादा इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उनको कहीं मतलब कोई प्रचार की, उनको प्रचार की आवश्यकता तो होगी लेकिन उनको नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति उनको जानता है, उस नाम को जानता है कि आशा नौटियाल नाम की कोई नेता है। दूसरी वजह यह है कि आशा नौटियाल क्योंकि बीजेपी के कैडर से जुड़ी हुई हैं, बद्रीनाथ का एक एक्सपीरियंस, बद्रीनाथ सीट का जो अनुभव है वो भाजपा के सामने है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक को, विधायक ने इस्तीफा दिया था वो और उसको प्रत्याशी बनाया और वो उसके साथ भाजपा का जो कैडर वोट था वो नहीं आ पाया। ये रिस्क, ये जोखिम उठाना नहीं चाहती थी भाजपा, इसलिए उसने एक ऐसे मतलब चेहरे को चुना जो, जिसकी जो बैकग्राउंड है, जिसकी जो पृष्ठभूमि है वो भाजपा की हो, आरएसएस की हो, संघ की हो, तो इसलिए उन्होंने आशा नौटियाल को चुना। तो ये प्रमुख कारण है जो आशा नौटियाल को की जो दावेदारी है उसको मजबूती देते हैं। सर, बद्रीनाथ का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की और अब उससे उत्साहित कांग्रेस जो है वो केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ लगी है। तो क्या रणनीति तैयार की गई है? हाँ, जो अभी इससे पहले केदारनाथ उपचुनाव से पहले जो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस उसमें जीत हासिल। तो दोनों उपचुनाव से जो उत्साहित है, कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो उसको केदारनाथ चुनाव के लिए भी वो एक ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में भी उसको देखा जा रहा है अभी तक। जहाँ तक प्रत्याशी की सवाल है तो केदारनाथ विधानसभा से
कांग्रेस की तरफ से 13 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था टिकट के लिए। तो उसमें कई पदाधिकारी भी थे, कई नाम भी चल रहे थे। उसमें बीच में हरक सिंह रावत का भी नाम आया, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और जो पार्टी हाईकमान है कांग्रेस की और जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, ये सभी चाहते थे कि मनोज राउत को मिले। तो आखिरकार जो प्रदेश के जो नेताओं के एक राय थी मनोज राउत के फेवर में, तो पार्टी हाईकमान ने भी उस पर भी उनके नाम पे मोहर लगाई। जहाँ तक ये रणनीति का कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस जब बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की जीत हुई थी और ये केदारनाथ विधानसभा जो दिवंगत विधायक की निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, तो कांग्रेस उसी समय से चुनाव करवाने की मांग कर रही थी कि केदार एक उनके फेवर में उसमें माहौल बना था। तो कांग्रेस ने एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू की थी उन्होंने, जो दिल्ली में केदारनाथ धाम का प्रतीक मंदिर बनाया जा रहा था, कांग्रेस ने भी एक उसको मुद्दा बनाया। दूसरा, जो 31 जुलाई को जो आपदा आई, तो कई रास्ते वहाँ पे केदारनाथ के पैदल मार्ग बह गए थे, टूट गए थे, तो कांग्रेस ने भी उसको आपदा को भी एक मुद्दा बनाया। और जो केदारनाथ धाम में एक कांग्रेस ही उसको मुद्दा बना रही कि जो सोना की गायब होने की बात होती है, उसको भी सनातन से हमारे जो धार्मिक उससे जोड़ के उसको एक मुद्दा बना रही। तो तमाम चीज़ों को लेकर अभी कांग्रेस इन मुद्दों को एक हवा चुनाव में एक माहौल बना रही इसके फेवर, अपने फेवर में। सर, कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा था उसका मुद्दा हो, या फिर केदारनाथ में भी आपदा आई थी वो मुद्दा है, कई मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, तो उसके जवाब में भाजपा कैसे जवाब देगी? देखिए, ये बीजेपी को मालूम था कि ये सभी मुद्दे केदारनाथ चुनाव में उठेंगे और उसके जवाब की तैयारी, उसको काउंटर करने की तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। उसने बहुत रणनीति के साथ अपने कम से कम आधा दर्जन मंत्री, करीब 5-6 मंत्री उन्होंने वहाँ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उतार दिए थे चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने से पहले। और वो जितने भी मंत्री थे वो अपने अपने विभागों की वहाँ घोषणा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी उससे पहले दो बार वहाँ दौरा करके आए और उन्होंने करीब ये समझिए कि केदारनाथ में जितने भी लंबित जो प्रस्ताव थे विकास योजनाओं के, सड़कों के, तमाम करीब 500 करोड़ रुपए, पूरे रुद्रप्रयाग जिला भी इसमें शामिल है, करीब 500 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री ने की और इनमें से कई जो घोषणाएं थी उनके जियो तक जारी कर दिए गए। तीसरी बात आपने आपदा की था। आपदा में मुख्यमंत्री ने तत्काल तौर पर रिलीफ जारी करी। जो प्रभावित व्यापारी थे वहाँ के, उनको जो है आर्थिक सहायता देने के लिए तत्काल आदेश हुए और पैसा भी मतलब बहुत जल्दी जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई। तो ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल था भाजपा का। और जहाँ तक केदारनाथ की जो मंदिर बनाने की बात थी, उसको काउंटर इस तरह से किया आगामी सरकार ने कि उसने कहा कि इस तरह का कोई भी मंदिर अगर राज्य में चारों धामों में के नाम से कोई भी मंदिर अगर बाहर बनता है तो सरकार उसको लेकर एक सख्त कानून लाने जा रही है। और जो बनाने वाले थे, वो मंदिर बनाने वाले थे, उनको भी चिताया गया कि अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो एक कानूनी कार्रवाई भी सरकार कर सकती है। तो सारे उपाय बीजेपी ने किए, क्योंकि बीजेपी के लिए केदारनाथ चुनाव जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और इस चुनाव को वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। तो इसके लिए उसने पहले से ही अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया था। अब ये देखना होगा कि जितने भी ये घोषणाएं, जितने भी ये उपाय जो बीजेपी ने किए हैं, वो चुनाव के परिणाम को किस तरह से ढालेंगे। तो भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है केदारनाथ के रण को जीतने के लिए। सभी प्रमुख जो दल हैं वो लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सिर सजता है। ऐसे ही और तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।